एक ऐसा नाम जिसकी फाइलों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों, धन्ना सेठों, रईस जादों, अमीर जादों, घटिया लोग, कई देशों के नेता, ब्रिटेन के राजशाही परिवार के लोग, इन सभी लोगों के सबसे गंदे राज दफन थे। नाम था जेफरी एप्स्टीन और इसी की फाइल में दफन थे वे राज। दोस्तों, एक साधारण बैकग्राउंड से आया शख्स जो देखते ही देखते अमेरिकी सत्ता के गलियारों का सबसे बड़ा किंग मेकर बन गया था। वह जब जो चीज चाहता था वही होता था, लेकिन इस रसूख के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच था जो कम उम्र की मासूम बच्चियों की रूह कपा देने वाली चीखों से भरा था। वर्जिन आइलैंड्स का वह रहस्यमयी प्राइवेट आइलैंड जिसे आज दुनिया पाप का टापू यानी कि द आइसलैंड ऑफ सिन कहती है, जहां अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति और फिलहाल जो हैं ट्रंप भैया, वो भी महान वैज्ञानिक और ब्रिटेन के राजकुमार मसाज के नाम पर एक घिनौने जाल में फंसते थे। क्या एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी था या वह दुनिया के अमीरों को ब्लैकमेल करने वाला कोई मोहरा? आज हम पर्दा उठाएंगे उस पिरामिड स्कीम से जिसके जरिए लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेक्स ट्रैफिकिंग किया गया। न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित जेल में उसकी मौत भी हो जाती है। एक आत्महत्या या फिर किसी बड़े राज को दफनाने के लिए किया गया कत्ल था। वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर मियामी हेराल्ड तक हर वो सबूत जो इस काले साम्राज्य की गवाही देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको सत्ता, सेक्स और साजिश के उस अंधेरे में ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आया, और जो आया वे बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। वह मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसने बिना किसी डिग्री के ही डल्टन स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यही उसकी मुलाकात फाइनेंस के दिग्गजों से हुई। एक मामूली टीचर अचानक बेयर स्टर्न्स जैसी बड़ी निवेश कंपनी में पहुंच गया। लोगों का कहना है कि उसका दिमाग और उसकी चालाकी उसे ऊंचाइयों पर ले गई, लेकिन उसके पास इतना अगाध पैसा कहां से आया, यह आज भी एक रहस्य है। एप्स्टीन ने कैरिबियन सागर में लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक निजी द्वीप खरीदा। अदालती दस्तावेजों के अनुसार इस द्वीप पर एक विचित्र नीला और सफेद मंदिर बनाया था। द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि इस द्वीप पर लड़कियों को लाने के लिए एप्स्टीन के पास अपना निजी बोइंग 727 विमान था, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था। फ्लाइट लॉग्स से पता चला कि इस विमान में दुनिया के सबसे रसूखदार लोग सफर करते थे। अब आप जानिए कि वह कैसे नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाने का तरीका खोजता था और द पिरामिड स्कीम क्या है। तो दोस्तों, एप्स्टीन लड़कियों को सीधे नहीं उठाता था। उसकी सबसे बड़ी राजदार और पार्टनर थी गिस्लेन मैक्सवेल। वह स्कूल या पार्कों से मासूम लड़कियों को ढूंढती थी। उन्हें $200 से $500 का लालच देकर एप्स्टीन को मसाज देने के लिए बुलाया जाता था, और जैसे ही एक बार जब लड़की अंदर आ जाती थी तो उसे डराया धमकाया जाता था या पैसे देकर दूसरी लड़कियों को लाने के लिए कहा जाता था। मियामी हेराल्ड की पत्रकार जूली के ब्राउन ने खुलासा किया कि यह एक सेक्स ट्रैफिकिंग पिरामिड था जहां बड़े लोगों का जमघट लगता था और ब्लैकमेल की साजिश का गंदा खेल चलता था। आखिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स जैसे लोग उसके पास क्यों जाते थे? यहां तक कि वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी इस कांड में शामिल थे। दोस्तों, एप्स्टीन खुद को एक साइंटिफिक फिलांथ्रोपिस्ट बताता था। वह बड़े बड़े वैज्ञानिकों और नेताओं को चंदा देता था। जांचकर्ताओं का मानना है कि एप्स्टीन ने अपने बेडरूम और मसाज पार्लर में गुप्त कैमरे लगा रखे थे। वह इन बड़े लोगों की गलत हरकतों को रिकॉर्ड करता था ताकि भविष्य में उन्हें ब्लैकमेल कर सके और खुद को कानून से बचा सके। फिर आता है वो 2008 का सॉफ्ट सौदा जिसे द स्वीट हार्ट डील कहा जाता था। दरअसल 2008 में जब फ्लोरिडा पुलिस ने उसे घेरा तो उसके पास से सैकड़ों नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें मिली, लेकिन उसे सिर्फ 13 महीने की ही सजा हुई, वह भी
वर्क रिलीज के साथ, मतलब कि एप्स्टीन दिन में बाहर काम करता था और फिर रात को जेल में रहता था। फिर द मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट ने 2018 में यह पर्दाफाश किया कि अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर एप्स्टीन को बचाने के लिए यह समझौता किया था। मतलब भारत को ये लोग में ही सीख दे देते हैं। खैर, अब आता है वो अध्याय जहां एप्स्टीन पूरी तरह से कानून के शिकंजे में था, लेकिन इंतजार कोई और कर रहा था उसका। मतलब कि उसके खुलासे से जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानियां हो सकती थीं, वे कर रहे थे इंतजार। जानिए। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क के टेतेर बोरो एयरपोर्ट पर उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार सबूत इतने पुख्ता थे कि उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन 10 अगस्त 2019 की सुबह वह न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में मृत पाया गया। जेल के 2 गार्ड उस रात सो गए थे और सीसीटीवी कैमरे तकनीकी खराबी के कारण बंद थे, जो हैरान करने वाला मामला था। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया उसे सुन आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, एप्स्टीन की गर्दन की हायोइड बोन टूटी हुई थी, जो अक्सर गला घोंटने पर टूटती है, सिर्फ फांसी लगाने पर नहीं। दोस्तों, एप्स्टीन मर गया, लेकिन 2024 में अमेरिका में अदालती फाइलों यानी कि अनसील्ड डॉक्यूमेंट्स ने फिर तूफान मचा दिया। इनमें स्टीफन हॉकिंग से लेकर कई बड़े हॉलीवुड सितारों के नाम सामने आए, यहां तक कि माइकल जैक्सन के भी नाम शामिल हैं। हालांकि कई तरह के सवाल आज भी खड़े होते हैं कि क्या एप्स्टीन एक विदेशी खुफिया एजेंसी का एजेंट था, जैसे कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। सवाल यह भी है कि क्या उसे जेल में मार दिया गया क्योंकि वह बड़े नामों का खुलासा करने वाला था। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की दास्तान नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि कैसे बेशुमार दौलत और ताकत कानून को भी खरीद सकती है। क्योंकि मारिया फॉमर नाम की पहली गवाह, जिसने 1996 में ही एफबीआई को एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दी थी, मारिया के अनुसार जब उन्होंने पुलिस और अधिकारियों को सच बताना चाहा तो उन्हें डराया धमकाया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारिया ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन के रसूख की वजह से एफबीआई ने उनकी फाइल बंद कर दी थी। सालों तक उन्हें पागल करार देकर उनके बयान को दरकिनार किया गया। यह पलटना नहीं था, बल्कि सिस्टम द्वारा एक गवाह को पूरी तरह से मिटाना था। फिर आती हैं वर्जीनिया गिफ्रे। हालांकि वर्जीनिया कभी अपने बयान से पीछे नहीं हटी, लेकिन बीबीसी और द गार्डियन के अनुसार 2022 में प्रिंस एंड्रयू के साथ उनका एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। करोड़ों डॉलर के इस समझौते के बाद वर्जीनिया को सार्वजनिक रूप से बोलने से रोक दिया गया। जेल के 2 गार्ड जो एप्स्टीन की मौत के वक्त सो गए थे। दोस्तों, जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई, ये दोनों गार्ड सो रहे थे और उन्होंने फर्जी लॉग्स भरे कि उन्होंने हर 30 मिनट में चेकअप किया था। शुरुआत में तो इन पर आपराधिक केस चला, लेकिन 2021 में एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजकों ने इनके खिलाफ केस वापस ले लिया। अब आते हैं एप्स्टीन के कर्मचारी। एप्स्टीन के आइलैंड और न्यूयॉर्क वाले घर पर काम करने वाले दर्जनों कर्मचारी, जैसे कि शेफ, पायलट, सफाई कर्मी, ये सब शुरुआत में जांच के दायरे में थे, लेकिन मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार कई गवाहों ने अचानक अपने बयान बदल लिए या जांच से पूरी तरह गायब हो गए। अब आते हैं एनएके वेल्के और अन्य विदेशी गवाह। जी हां, कई लड़कियां जो पूर्वी यूरोप से लाई गई थीं, वे शुरुआती जांच में सहयोग करने को तैयार थीं, लेकिन जैसे ही केस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हुआ, यह गवाह अपने देशों को लौट गई और अमेरिकी जांच एजेंसियों के संपर्क से पूरी तरह बाहर हो गई, क्योंकि इन गवाहों को डराया गया था कि अगर वे मुंह खोलेंगी तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। समझे आप? इन 5 मामलों में एक बात कॉमन है, पैसा और डर। जब भी कोई गवाह एप्स्टीन के ब्लैक बुक, जिसमें रसूखदारों के नाम थे, उनकी तरफ बढ़ता था, या तो उसे खरीद लिया जाता था या फिर कानूनी पचड़ों में ऐसे उलझाया जाता था कि वह पीछे हट जाते थे। यही कारण है कि एप्स्टीन की मौत के बाद भी यह केस पूरी तरह नहीं सुलझ पाया, क्योंकि जो लोग सच देख चुके थे, या तो वे चुप करा दिए गए या फिर वे सिस्टम से ही गायब हो गए। पर अब जब जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, तो फिर भी उसका ब्लैक बुक आज भी कई बड़े चेहरों के पीछे का नकाब उतारने के लिए काफी है। और अब तो एप्स्टीन फाइल्स के राज भी खुल चुके हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने
जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत 19 दिसंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई। पर असली सवाल आज भी यह है कि क्या कभी उन सभी पीड़ितों को पूरा न्याय मिल पाएगा?